जय हिंद दोस्तों। हमने कहा था कि हम आपके लिए यूपी SSC का पेट स्पेशल क्विज लेके आएंगे। आज 8 सितंबर हो गई है और एग्ज़ाम की डेट आई है 28 और 29 अक्टूबर। तो लगभग 45 से 50 दिन बचे हैं। तो हम आपके लिए करंट अफेयर के जो भी क्विज हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे। पेट स्पेशल क्विज लेकर आएंगे। इसमें GS के सारे जो सेक्शन है वो कवर होंगे। हम इसमें आपके लिए GS के जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल का अलग से हम क्विज बना देंगे। लेकिन पेट के जो हैं जीके स्पेशल क्विज हम आपके लिए इसमें लेके आएंगे। यूपी का अलग से क्विज बना देंगे और करंट अफेयर तो हम आपके लिए डेली के डेली चला रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए 100-200 का करंट अफेयर का 1-2 वीडियो 3 वीडियो हम आपके लिए बना देंगे पेट स्पेशल करंट अफेयर नाम से। तो आप उनको भी देखिएगा। तो आज का ये पहला क्विज है पेट के लिए। तो हम आपको ये करा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन हम आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को हम आपसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको वो पूरा कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से मान लीजिए कि आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, फिर हम शुरू करेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन इसमें पूछा गया। तो इसमें जल में घुलनशील विटामिन फिर वसा में घुलनशील विटामिन हम आपको दोनों बताएंगे। तो आप इस तरीके से आपके हर क्वेश्चन में 1 से तो ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 2, 3 या 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो भी उसमें संभावित क्वेश्चन रहेंगे हम आपको सब बताएँगे। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है। देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करना है। इसमें जो फीडबैक आपका हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जो भी पेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। और आपने अभी तक हमारे अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों अब हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? आप लोगों को बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है कौन सी है इसमें जल में घुलनशील विटामिन जो दी गई है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में और कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती हैं? जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है B, C और कहीं कहीं आपको H भी, विटामिन H भी देखने को मिलेगा। वैसे B और C जो हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है और H जो है ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो जल में नहीं घुलती वो कहाँ घुलेंगी? वो वसा में घुलती हैं। कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलती हैं? वसा में घुलनशील हैं A, D, E और K। तो ये 4 विटामिन जो हैं A, D, E, K ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन है B और C विटामिन ये जल में घुलनशील हैं, याद रखिएगा। H भी इसमें जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो परजीवी के कारण कौन सी इसमें होती है? इसमें परजीवी के कारण होगी ऑप्शन नंबर B इसमें करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक परजीवी के कारण होती है। कौन से परजीवी के कारण होती है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके कारण ये मलेरिया बीमारी होती है, याद रखिएगा। और मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में प्रभावित होता है, हिंदी में कहते हैं तिल्ली, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्प्लीन। स्प्लीन जो है या प्लीहा कह देते हैं या तिल्ली कह देते हैं। तो ये अंग प्रभावित होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है और किसके माध्यम से मलेरिया फैलता है? तो मलेरिया का जो फैलाने का वाहक है वो है मादा एनीफिलीज मच्छर, याद रखिएगा। मादा एनीफिलीज मच्छर के माध्यम से ये एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन, जिसे कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन कहते हैं। इसकी स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई थी। हेनरी विवियन डेरेजियो जो थे ये क्या थे? ये पुर्तगाली मूल के थे प्रमुखतः। और ये हिंदू कॉलेज कोलकाता में क्या थे? असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे।
तो हेनरी विवियन डरेजियो ने क्या किए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी, यानी यंग बंगाल आंदोलन आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो विशेष प्रावधान है 71 में किस राज्य से संबंधित है, ये किससे किए गए हैं, ये राज्य है असम से संबंधित है 371 में। 371 में असम से संबंधित जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। तो 371 में किससे संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो असम से संबंधित दिए गए हैं। अगर हम 371 की बात करें तो 371 में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो जो वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है किस शासक को दर्शाया गया है, तो ये समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। किसका था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम क्या था, कुमार देवी, याद रखिएगा कुमार देवी नाम था। और अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात की जाए तो ये गुप्त वंश का चौथा शासक था, 4th नंबर का ये गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, इसलिए इसे वीणा बजाते हुए कुछ सिक्कों में दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, किसकी संज्ञा दी गई थी, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था, भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी। ये किसने दिया था, ये उपाधि दी थी V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र समुद्रगुप्त की राजधानी थी और समुद्रगुप्त को एक उपाधि और प्राप्त थी, इसे अशोकादित्य कहा जाता था। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अशोकादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली, तो हम बताएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, दत्ता देवी समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था। और समुद्रगुप्त का सबसे प्रमुख की शासनकाल कब से कब तक था, तो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का क्या था, शासन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह नहीं है, सवाई मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये होगा सवाई मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो सवाई राजा मान सिंह के द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया था, ये बनवाया गया था हवा महल। कौन सा बनवाया गया था, हवा महल जो है जयपुर में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था, जयपुर में बनवाया गया था हवा महल। और किस सन में बनवाया गया था, जयपुर में सन था 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल बनवाया गया था। अगर हम हवा महल के वास्तुकार के बारे में बात करें तो उनका नाम था लालचंद उस्ताद। क्या नाम था, लालचंद उस्ताद हवा महल के वास्तुकार का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ऐरावतेश्वर जो मंदिर है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर तमिलनाडु में पूछा जाए तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम नामक शहर में स्थित है। कौन सा, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो ये किस शैली में बनाया गया है, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और इसका निर्माण किसने कराया था, कब कराया था, 12वीं सदी में किसके द्वारा कराया गया था, राजा चोल द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है। आप सभी जानते होंगे भगत सिंह के बारे में, शहीद आजम कहा जाता है इन्हें। और इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। अगर ये पूछा जाए कहाँ पर जन्म हुआ था, तो बंगा गांव का नाम था।
लायलपुर ज़िला था और जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाती है। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। बंगा गांव, लायलपुर ज़िला वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसमें इनका जन्म हुआ था। ये नौजवान भारत सभा के सदस्य थे और इन्होंने HSRA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका एक बहुत प्रसिद्ध लेख है जिसे कहते हैं व्हाई आई एम एथीस्ट, ये मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस नाम से इनका बहुत ही प्रसिद्ध लेख है। और इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को अपने दो साथियों शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ इन्हें फांसी दी गई। याद रखिएगा। तो 23 मार्च 1931 को जब फांसी दी गई तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की याद में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो जो गाजी की उपाधि धारण की थी, खानवा का युद्ध पहले देख लेते हैं कब हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। और 16 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था, इसमें एक तरफ बाबर लड़ रहा था, एक तरफ राजपूतों की सेना के जो संयुक्त सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राणा सांगा कर रहे थे। तो राणा सांगा को बाबर ने युद्ध में हरा दिया था और उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आंसर इसका हो जाएगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पहले तो हम पुस्तक को बताएंगे, उससे पहले अभिनव बिंद्रा के बारे में जान लेते हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सी प्रतियोगिता में? 10 मीटर एयर राइफल की निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2008 में जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। क्या बने थे? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में ये पहले भारतीय बने थे। तो इनकी जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। क्या नाम है? ए शॉट एट हिस्ट्री इनकी आत्मकथा पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता अधिक होती है? तो मिट्टी की जो शीर्ष परत होती है, शीर्ष मृदा जिसे कहते हैं, उसमें जो है ह्यूमस की सांद्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ह्यूमस की सांद्रता शीर्ष मृदा में या शीर्ष परत में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने, आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1 अगस्त 1920 को इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। लेकिन फिर इन्होंने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, ये फरवरी 1922 में इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस वजह से इन्होंने वापस लिया था? चौरी चौरा घटना की वजह से। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुई थी? वर्तमान में गोरखपुर ज़िला में ये घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, उसमें क्या करते हैं कि पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते हैं। तो कुछ लोग गुस्सा जाते हैं और गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों पे हमला करते हैं। तो पुलिस वाले हमला से बचने के लिए थाने के अंदर गेट लगा के अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग पूरे थाने में आग लगा देते हैं। इस घटना में लगभग 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। इसी से व्यथित होकर इस हिंसा से व्यथित होकर जो गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी जी की देखरेख में चलाया गया पहला व्यापक जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी की पहले हम बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है? इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के
अनूपपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है? नर्मदा नदी को हम कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और नर्मदा नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और जो नर्मदा नदी है इसका बहाव कहाँ है? इसका बहाव जो है पश्चिम की ओर है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी अब सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर। ये जो हैं नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमने आपको अभी तवा बताया कि तवा जो है सहायक नदी है नर्मदा की, तो तवा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 13वें नंबर के रह चुके हैं। कार्यकाल क्या था इनका? प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2014 तक ये 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। और अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह की जो संस्मरण है, संस्मरण का क्या नाम है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के संस्मरण हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संस्मरण हैं। अब हम कुछ और जान लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? जून 1991 से लेकर 1996 तक। इसी समय भारत में LPG सुधार लागू किए गए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो LPG सुधार हैं इसी समय लागू किए गए थे। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे LPG सुधार लागू करते समय? तो वो थे PV नरसिम्हा राव। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि मनमोहन सिंह क्या कभी RBI के गवर्नर रहे हैं? तो मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। ये 15वें गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं LPG सुधार के समय, और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे जो कहा गया है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, इससे अर्थ मतलब पूछा गया कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह? अभी तक ज्ञात उपग्रहों में शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। वैसे 2019 में शनि के 82 उपग्रहों के बारे में हमें जानकारी मिली थी, लेकिन हाल ही में 2023 के अनुसार शनि के वर्तमान में 121 उपग्रह हमें ज्ञात हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी उपग्रह है टाइटन, और अभी तक 121 उपग्रहों के बारे में पता चला है जो शनि के हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो जो गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उसे कहते हैं बैसाख। बैसाख कहते हैं। बैसाख को ही हम क्या कह देते हैं? बौद्ध पूर्णिमा भी कह देते हैं। बैसाख को ही हम बौद्ध पूर्णिमा भी कह देते हैं। तो कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बैसाख या बुद्ध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इनकी जो मृत्यु होती है, ये शरीर अपना त्यागते हैं 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में ये अपने शरीर का त्याग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमिकाटा, सिंताई, ओकेमी शब्द का संबंध किस खेल से? अगर हम कहें कुमिकाटा, सिंताई या ओकेमी शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? तो इस शब्द का संबंध है किस खेल से? जूडो से संबंधित है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन से शब्द का संबंध कौन से खेल से है। तो याद रखिएगा, कुमिकाटा, सिंताई और ओकेमी शब्द का संबंध जो है जूडो खेल से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है? अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से कौन सी नृत्य शैली का संबंध है? तो छऊ नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। छऊ नृत्य इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी संबंध रखता है, लेकिन उड़ीसा से प्रमुखतः इसका संबंध है। कथक के बारे में बात करें तो कथक जो है यूपी से संबंध रखता है। इसके अलावा भांगड़ा आप सभी जानते हैं पंजाब से संबंध रखता है, और घूमर जो है ये राजस्थान से संबंध रखता है। डांडिया के बारे में बताएं तो ये गुजरात से संबंध रखता है प्रमुखतः। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त श्रेणी में एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो उत्कृष्ट रासायनिक तत्व के बारे में बात करें तो विज्ञान की आवर्त श्रेणी के अनुसार इन चारों में तो ये हीलियम ही दिख रहा है। हीलियम जिसका संकेतक He होता है, यही विज्ञान की आवर्त श्रेणी में एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। अगर हम उत्कृष्ट रासायनिक तत्वों के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी में दाईं ओर शून्य जो ग्रुप है उसमें उत्कृष्ट रासायनिक तत्वों या अक्रिय तत्व भी इन्हें कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनको रखा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा के युद्ध के बारे में हम बात करें तो इसे अन्य नाम से जो जाना जाता है उनका नाम है, जो अन्य नाम है इनका नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसे कहते हैं, और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसी को कहते हैं। तालीकोटा के युद्ध को क्या क्या नाम है इसके? तालीकोटा के युद्ध के बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहते हैं। तो तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया है वो लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था, एक महासंघ था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। विजयनगर साम्राज्य तो था एक तरफ, दूसरी तरफ एक महासंघ बना हुआ था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये चारों लोगों ने एक महासंघ बनाया था विजयनगर साम्राज्य पर हमला करने के लिए। तो जो महासंघ था इसका नेतृत्व किसने किया था? अली आदिल शाह ने महासंघ का नेतृत्व किया था। और विजयनगर साम्राज्य की तरफ से कौन लड़ा था? विजयनगर साम्राज्य की तरफ से लड़ा था राम राय। तो जो है विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पर कर दिया था। तो जो दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य माना जाता है वो विजयनगर साम्राज्य था। तो इसकी समाप्ति कर दी जाती है तालीकोटा के युद्ध के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? आप सभी जानते हैं फीफा विश्व कप किससे संबंधित है। फीफा का फुल फॉर्म ही आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस खेल से संबंधित है। फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। क्या नाम है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो फीफा जो विश्व कप है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित कुछ और हम जान लेते हैं, जैसे ला लीगा एक ट्रॉफ़ी होती है। इसके अलावा डूरंड कप होता है, ये घरेलू में होता है भारत में। और संतोष ट्रॉफ़ी जो है ये भी किससे है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। और अगर हम फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का जो गठन हुआ था ये 1904 में हुआ था, फीफा का गठन। और अभी फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें कौन विजेता बना था? उसमें विजेता बनी थी अर्जेंटीना टीम और उप विजेता बनी थी फ्रांस। अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी थे। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फीफा का नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। हम आपको ये दोनों चीज़ बता चुके हैं पहले भी, तो आप लोग अब गूगल करिए या जैसे भी करिए, आप लोग इन सबको बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक और
फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें हम शॉर्ट्स के फॉर्म में डालते हैं, तो आप उन सबको भी देख सकते हैं। जो भी बार बार पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें हम शॉर्ट्स के फॉर्म में डालते हैं। करंट अफेयर से संबंधित भी हम आपको डालते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? तो जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका प्रशासन कौन चलाता है? इनका प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके माध्यम से चलाता है? उपराज्यपालों के माध्यम से चलाता है, याद रखिएगा। और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में और 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का एक उदाहरण नहीं है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जनसंचार का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है। तो कौन सा नहीं है? इसमें है घर घर जाकर अभियान करना, ये जनसंचार का एक उदाहरण नहीं है, ये व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डियों और दांतों में के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है? तो विटामिन जो है, विटामिन डी जो है, ये है क्या है? ये हमारे शरीर को, हमारे दांतों और हड्डियों की जो है कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो कौन सा है? विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहाँ एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित जैव संयंत्र का उद्घाटन किया? तो भारत की सबसे पहला क्वेश्चन जान लीजिए। भारत के वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित जैव संयंत्र का जो उद्घाटन किया है, कहाँ पर इन्होंने किया है? इन्होंने किया है पंजाब में। पंजाब में किस जगह पर किया? पंजाब में संगरूर नामक एक जगह है, संगरूर पंजाब में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां भारत में हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो भारत के जो है वर्तमान में अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले रिपोर्ट आई थी, तो चीन से ज़्यादा भारत की जो है आबादी हो गई है। वैसे ऑफिशियल तौर पर तो भारत विश्व का अभी दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कम है, 121 करोड़ है। लेकिन अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत की आबादी चीन की आबादी से ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोमांसिंग विद लाइफ किस सदाबहार अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है रोमांसिंग विद लाइफ, ये जो है ये किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये अभिनेता का नाम है देवानंद। देवानंद की आत्मकथा का नाम क्या है? रोमांसिंग विद लाइफ। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिलीप कुमार की आत्मकथा का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, ये थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफ़र का उपनाम प्राप्त था। तो इनको 1857 में क्रांतिकारियों का नेता बना दिया जाता है। तो जब ये क्रांति पूरी होती है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार करके रंगून भेज देते हैं, और वहीं रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो जो है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, याद रखिएगा। इनकी अगर बताया जाए तो इन्होंने ये बादशाह कब बने थे, ये 1837 में बादशाह बने थे और 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के नेता बने थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जो वास्तुकला में इस्लामी शैली है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मेहराब शैली नाम से भी जाना जाता है। आप जानते होंगे मस्जिदों में मेहराब वगैरह बने रहते हैं, तो वास्तुकला की इस्लामी शैली को मेहराब नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो जो भारतीय संविधान का है भाग 8 के बारे में, 8 जो है भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसमें सही हो जाएगा। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों के कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो आप सभी जानते हैं मनुष्यों की जो कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र, मतलब 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र रहते हैं। तो मनुष्य में सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े के फॉर्म में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं? अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान हैं? तो अर्थव्यवस्था में कुल कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बताइए, आप लोगों को बता देते हैं कि अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का जनक या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाए तो ये कैसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक का नाम बताइए तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र जो है उस अर्थशास्त्र से भिन्न है जो मौर्य काल में कौटिल्य के द्वारा एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। अर्थशास्त्र नामक उस पुस्तक में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया गया बल्कि शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किस बारे में बताया गया है, किस बारे में उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा शासन के सिद्धांतों के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। शासन के सिद्धांतों या राज व्यवस्था कह लीजिए उसे, उसके बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये आज का जो क्विज है यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट क्विज आपके लिए लेकर आएंगे। पर डे हम कम से कम 1 क्विज तो लाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पर डे 2 या 3 क्विज लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको आपको क्विज मिलते जाएंगे। हो सकता है ऑनलाइनर फॉर्म में हो या फिर इसी क्विज फॉर्म में आपको क्विज ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।